हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके रीजनिंग के क्वेश्चन। तो यहाँ पर एग्जाम डेट देख लीजिए, 3/7/2021 का पेपर है और शिफ्ट है फर्स्ट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, उस वैन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समूह के बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है चाय पे कप। तो चाय पे कप का कैसा डायग्राम बनेगा वो हमें बताना है। तो चाय किस में चली जाएगी? चाय पे में चली जाएगी, क्योंकि ये पेय पदार्थ है और कप अलग हो जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है एक्स, वाई और जेड की सास है। तो एक्स कौन है? एक्स सास है वाई और जेड की, तो वाई यहाँ पर हो जाएगा और जेड यहाँ पर हो जाएगा। जो भी इसका बेटा या बेटी होगी उसके ये पति पत्नी होंगे, अभी हमें नहीं पता। आगे बोला है पी एन की पुत्री है। तो पी पुत्री है एन की, एन की पुत्री हो गई पी। आगे बोला है जो जेड का पति है, जो किसके लिए यूज किया जाता है? जो यूज किया जाता है सेकंड पर्सन के लिए, और यहाँ पर सेकंड पर्सन कौन है? एन है। तो एन के लिए क्या बोला है? वो जेड का पति है, तो जेड पत्नी हो गई एन की, एन पति होगा। आगे बोला है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पी की पुत्री हो जाएगी एन और जेड की। एन का एक्स से क्या संबंध है? तो एन का एक्स से संबंध हमें बताना है। एन यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है। एन बेटा हो जाएगा और एक्स माँ हो जाएगी। हमसे एन के लिए पूछा गया, तो एन कौन है? एन पुत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो हमें दे रखा है पतंग उड़ना, तो पासा क्या? तो पतंग को हम क्या करते हैं? उड़ाते हैं। तो पासे को क्या करेंगे? लूडो, जोड़ी, फेंकना या फिर फलक। तो पासे को हम फेंकेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है। असंगत विकल्प का चयन करें। तो इन चारों में से हमें बताना है अलग कौन सा है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? सी का अपोजिट क्या होता है? सी का अपोजिट एक्स होता है। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। यहाँ हमें गिवन है इस तरह एक छोड़कर एक के अपोजिट हमें दे रखे। सेकंड वाले में देख लेते हैं। सेकंड वाले में भी सेम चल रहा है। एच का अपोजिट एस होता है, आई का अपोजिट आर होता है। यहाँ पर भी सेम है, तो इन दोनों में तो सेम लॉजिक चल रहा है, तो यही लॉजिक होगा। थर्ड वाले में देख लेते हैं। ओ का अपोजिट एल होता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर हमें एम दे रखा है। इसका मतलब यही हमारा अलग हो जाएगा। पी का अपोजिट के होता है और यहाँ पर हमें एल दे रखा है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। ई का अपोजिट वी होता है और एफ का अपोजिट यू होता है। तो क्या मतलब है इसका? यही वाला लॉजिक होगा। और कौन सा अलग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। तो हम डिफरेंस लेके देख लेते हैं। 2 से 5 कितने का डिफरेंस होगा? 3 का डिफरेंस होगा। 5 से 11 6 का डिफरेंस होगा। 11 से 29 का डिफरेंस होगा। यहाँ पर हो जाएगा 12 का डिफरेंस। यहाँ होगा 15 का डिफरेंस। नेक्स्ट में कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 18 का डिफरेंस हो जाएगा नेक्स्ट में। तो क्या चल रहा है हमारे पास? ये चल रहा है 3 का डिफरेंस। यहाँ पर हुआ 3 की टेबल चल रही है डिफरेंस में। तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा 21। तो 65 में हम क्या करेंगे? 65 में हम 21 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 6 और 2 8। तो 86 हमारा आंसर होना चाहिए और ऑप्शन नंबर 3 में हमें 86 दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पर दे रखा है, इस जगह हमें बताना है क्या आएगा। यहाँ हमें दिया है 1, यहाँ पर हमें दिया है 7 और यहाँ पर हमें दिया है 12। तो 1 और 7 से हम 12 कैसे निकाल सकते हैं, पहले वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 7, तो 7 में से -1 कर दे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 का हम डबल कर दे, मल्टीप्लाई 2 कर दे तो कितना निकल के आएगा? 12 निकल के आएगा। और यहाँ पर 12 आ रहा है। सेम लॉजिक सेकंड वाले में अप्लाई करके देख लेते हैं। 9 में से लेस करेंगे 5
कितना हो जाएगा 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना होगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हमें 8 दे रखा है, तो इसका क्या मतलब होगा, यही लॉजिक होगा। तो बड़ी संख्या में से हमें छोटी संख्या को माइनस करना है, कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकल के आएगा 8, और जो संख्या आएगी उसको हमें क्या करना है, डबल करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएगा, 16 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सेकंड में दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, यदि आप नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके प्रदर्शित होने के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो कौन सा शब्द अंत में आएगा। तो हमें क्या बताना है, कौन सा शब्द लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है ए बी, यहाँ पर भी हमें दे रखा है ए बी, इन दोनों में हमें दे रखा है ए सी। तो इसका क्या मतलब है, जो पहला और दूसरा है ये दोनों तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर आ जाएंगे, क्योंकि ए बी हैं दोनों ही, तो इनसे तो हमें मतलब नहीं है, हमें तो लास्ट का चाहिए। अब इन दोनों में से हम चेक कर लेते हैं पहला कौन सा आएगा और बाद वाला कौन सा आएगा, इनसे तो हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है ए सी सी और यहाँ पर हमें दे रखा है ए सी ए, तो कौन सा लास्ट में होना चाहिए, ए सी ए लास्ट में होना चाहिए या फिर ए सी सी लास्ट में होना चाहिए। तो ए सी सी वाला लास्ट में होगा, ए तो पहले आता है तो सी वाला लास्ट में होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कूट भाषा में फ्लो को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में विंग को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें बताना है विंग का कोड। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं लॉजिक क्या चल रहा है। एफ होता है 6, डी होता है 4, एल होता है 12, जे होता है 10, ओ होता है 15, एम होता है 13, डब्ल्यू होता है 23, यू होता है 21। तो क्या चल रहा है, -2 का लॉजिक चल रहा है। तो विंग का कोड निकालेंगे, W होता है 23, 23 में -2 किया तो 21 और 21 पर हो जाएगा U। I होता है 9, 9 में से -2 किया तो 7 और 7 पर होता है G। N होता है 14, -2 किया तो 12 और 12 पर होता है L। G होता है 7, 7 में से 2 लेस किए तो 5 हो जाएगा और 5 पे क्या होता है, 5 पर होता है E। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें थर्ड में दिखाई दे रहा है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर ये निर्णय करें कि विकल्पों में दिए गए कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो हमें क्या बताना है, कौन सा कथन पालन करता है, वो वाला कथन हमें बताना है। निष्कर्ष पालन करता है, सॉरी कथन नहीं। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सभी बल्ले चूड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं सभी बल्ले क्या हैं, सभी बल्ले चूड़ियाँ हैं। आगे बोला है कुछ टोकरियाँ चूड़ियाँ हैं, तो कुछ टोकरियाँ क्या है, चूड़ियाँ हैं, परंतु बल्ले नहीं है, तो बल्ले नहीं है, बल्ले के लिए मना किया है। आगे बोला है सभी टोकरियाँ चूड़ियाँ नहीं हैं, तो जो टोकरियाँ हैं सभी टोकरियाँ चूड़ियाँ नहीं, तो कुछ टोकरियाँ चूड़ियाँ हैं लेकिन सभी टोकरियाँ चूड़ियाँ नहीं है, ये हमें बोला है। तो पहला है कुछ टोकरियाँ बल्ले और चूड़ियाँ दोनों हैं, तो टोकरियाँ यहाँ पर है, बल्ले और चूड़ियाँ यहाँ पर है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि बल्ले और टोकरियाँ नहीं है, यहाँ पर हमसे बोला गया है। आगे बोला है कुछ बल्ले ना तो टोकरियाँ है और ना ही चूड़ियाँ हैं, तो कुछ टोकरियाँ ना तो बल्ले हैं, बल्ले तो नहीं है लेकिन चूड़ियाँ तो है, ये वाला पार्ट चूड़ियों में तो है टोकरियों का, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। थर्ड है कुछ टोकरियाँ ना तो चूड़ियाँ है और ना ही बल्ले हैं, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें बोला है कि सभी टोकरियाँ चूड़ियाँ नहीं है, सभी टोकरियाँ चूड़ियाँ नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट जो टोकरियों का है वो चूड़ियों में नहीं है, तो इससे ये वाला करेक्ट हुआ। और ऑप्शन नंबर कथन हमें सेकंड में बोला है कि कुछ टोकरियाँ चूड़ियाँ हैं परंतु बल्ले नहीं है, तो टोकरियों को बल्ले से भी मना किया गया है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। कुछ टोकरियाँ ना तो चूड़ियाँ हैं और ना ही बल्ले हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट होगा। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ है कुछ चूड़ियाँ ना तो बल्ले हैं और ना ही टोकरियाँ हैं, तो चूड़ियाँ बल्ले भी हैं और टोकरियाँ भी हैं, तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया आरेख 4 आकृतियां ए बी सी और डी का संयोजन है। आकृति ए चाय पीने वाले लोगों को दर्शाती है, तो आकृति ए किसको दर्शाती है, जो चाय पीते हैं। आकृति बी कॉफी पीने वाले लोगों को दर्शाती है, तो आकृति बी जो कॉफी पीते हैं उनको दर्शाते हैं। आकृति सी दूध पीने वाले, सी यहाँ पर हो जाएगा सी दूध पीने वाले लोग हैं। और डी है जो कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो डी यहाँ पर हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक वाले। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कितने लोग कॉफ़ी या दूध नहीं पीते हैं,
तो कॉफी या दूध नहीं पीने वाले लोग हमें चाहिए, तो दूध यहां पर हो जाएगा, जो दूध है वो सी है। नहीं वाले चाहिए हमें, तो इसको हम हटा देंगे, और कॉफी वाले बी वाले हो जाएंगे, इसको भी हम हटा देंगे। ये वाले हमें नहीं चाहिए। अब कौन सा बचा है? अब यहाँ पर बचा है 7 और यहाँ पर बचा है 3, ये दो ही बचे हैं। बाकी बी और सी के लिए हमें मना कर दिया गया है, तो हमने इनको हटा दिया। जो जो संख्या इनके अंदर आई है वो हट जाएंगी। बाहर कौन सी संख्या है? बाहर सिर्फ 7 है और यहाँ पर ए में 3 है, तो ये दोनों ही संख्या होगी हमारा आंसर। तो 7 + 3 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए दो शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए दो शब्दों के बीच में है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है टखना पैर, तो टखना पैर रिलेटेड है वैसे हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है घुटना पिंडली, तो क्या घुटना पिंडली होगा? नहीं। यहाँ पर हमें दे रखा है कलाई हथेली, तो जैसे ये है वैसे ही कलाई और हथेली है। नीचे वाला पैर हो जाएगा, उसके थोड़ा सा ऊपर क्या होता है? टखना होता है। तो यहाँ पर नीचे वाली हथेली हो जाएगी, उसकी जो थोड़ी सी ऊपर होती है उसको हम कलाई बोलते हैं, तो ये वाला इससे रिलेटेड हो जाएगा। यहाँ पर हमें दे रखा है उंगली अंगूठा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ हमें दे रखा है कौनी हाथ। अगर हमसे पैर और घुटना बोलते तो फिर हम क्या करते? कौनी हाथ कर देते, लेकिन हमें यहाँ पर टखना और पैर बोला है, इसलिए कौनी और हाथ तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में DEN को DHQ लिखा जाता है और MEN को PHQ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में BOX को कैसे लिखा जाएगा? तो हमें बताना है BOX का कोड। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। D होता है 4, G होता है 7, यहाँ पर क्या किया गया है? +3 किया है। E5H8 यहाँ पर भी +3 हो रहा है। N14Q17 यहाँ पर भी +3 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? +3 का लॉजिक चल रहा है। तो बॉक्स का कोड हमें निकालना है। B होता है 2, +3 किया तो E हो जाएगा 5 पर। O होता है 15, 15 में हमने +3 किया तो 18, और 18 पर क्या होता है? R होता है। X होता है 24, +3 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 पर होता है A। तो ये वाला हमारा आंसर होगा ERA, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 2 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। तो हमें यहाँ पर 3 कथन और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथन देख लेते हैं। पहला है, इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले कुछ पेय कॉफ़ी है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि कुछ पेय कॉफ़ी बेची जाती है। सेकंड है, बेचे जाने वाला कोई भी पेय चाय नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि उस कैफेटेरिया में चाय नहीं बेची जाती है। थर्ड है, इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले सभी पेय अत्यंत सुगंधित एवं स्वादिष्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 कथन बोले गए हैं। तो पहला निष्कर्ष है, इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाली प्रत्येक कॉफ़ी अत्यंत सुगंधित है। तो पहले कथन में तो हमें ये बोला है कि कुछ बेचे जाने वाले पेय क्या है? कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी तो है, और जो भी पेय बेचे जाते हैं वो अत्यंत सुगंधित और स्वादिष्ट है। तो इसका क्या मतलब होगा कि इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले प्रत्येक कॉफ़ी अत्यंत सुगंधित है। तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, तो दूसरा निष्कर्ष है, इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले कुछ एक्सप्रो कैपेचिनो है। तो यहाँ पर हमें बोला है एक्सप्रो कैपेचिनो है, इसके बारे में तो कथन में कोई बात ही नहीं की गई है, तो हम अपने मन से तो नहीं बता सकते। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, हमारा पहला करेक्ट हुआ है। थर्ड है, इस कैफेटेरिया में बेची जाने वाली कुछ चाय सुगंधित नहीं है। तो जब कैफेटेरिया में चाय ही नहीं बेची जाती तो वो सुगंधित या नहीं होने वाली सुगंधित तो बात ही नहीं हो सकती। तो कैफेटेरिया में चाय ही नहीं बेची जाती, इसलिए ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 18 7, यहाँ हमें दिया है 8 17, क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पर दे रखा है, इसकी जगह हमें बताना है क्या आएगा। तो जब हमने 18 प्लस किया 7 तो कितना निकल के आएगा? यहाँ पर निकल के आएगा 25, ये 25 आ रहा है। यहाँ पर हमें दे रखा है 8,
और 17, इनको हमने ऐड किया तो यहाँ पर भी क्या निकल के आया, 25 निकल के आया। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका एडिशन और इसका एडिशन सेम होना चाहिए, यही लॉजिक है यहाँ पर। तो 22 को 7 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यहाँ पर हमें दे रखा है 15 और 14, इनको हमने ऐड किया तो क्या होगा, 29 होगा। तो सेम लॉजिक इसमें भी वही है, तो यही हमारा लॉजिक होगा। यहाँ पर हमें दे रखा है 13, यहाँ पर हमें दे रखा है 18, तो 18 को प्लस किया 13 में तो कितना निकल के आएगा, 31 निकल के आ जाएगा। तो 31 में से हम 14 लेस कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह में आ जाएगा। तो 11 में से 4 लेस करेंगे तो 7, यहाँ बचा 2, 1 लेस किया तो 1, तो 17 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरणों में आयत का कार्य अपरिवर्तित रहता है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। तो पहले हम लॉजिक देख लेते हैं, लॉजिक क्या चल रहा है इसमें। यहाँ हमें दिया है 4, 5, 21/4 हमें दे रखा है। तो 4 और 5 से हम 21/4 कैसे निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं पहले। जब हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा, और यहाँ हमें दे रखा है 21। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे +1, और ये 4 कहाँ से आया है, 4 जो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है उसको यहाँ पर रख दिया गया है। तो इस तरह का लॉजिक चल रहा है यहाँ पर। सेकंड में देख लेते हैं। सेकंड में हमें दे रखा है 3, 6, और यहाँ पर दे रखा है 19 और 3, तो ये 3 यहाँ पर आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया तो 18, और 18 में +1 करेंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 हमें यहाँ पर दे रखा है। यहाँ देख लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो 30, और 30 में प्लस करेंगे 1 तो 31, और यहाँ पर 6 दे रखा है तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो यही लॉजिक होगा। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, पहले ऑप्शन में हमें दे रखा है AB, तो हाँ पहले और दूसरे को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हमें दे रखा है AB ही होगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं +1 करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जो A है उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह का लॉजिक होगा, A को हम डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर 1 में हम दे रखा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। A B से तो नहीं करते हम डिवाइड, A + B से तो नहीं करते, और B से भी नहीं करते डिवाइड, तो इसका मतलब ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन कथन और कार्यवाही से है। क्वेश्चन है, नीचे दी गई एक कथन और कार्यवाही को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताइए कि कौन सी कार्यवाही तार्किक रूप से कथन का पालन करती है। तो यहाँ पर हमें कथन बोला है, एक XYZ क्षेत्र में निकटवर्ती तालाब में दूषित जल की वजह से एक महामारी रोग फैला है। तो ये हमें कथन दिया है, इस कथन से रिलेटेड क्या कार्यवाही होनी चाहिए वो हमें बताना है। तो पहली कार्यवाही है, उस क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में उस रोग को फैलने से रोकने के लिए उपाय के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए, ये कार्रवाई होनी चाहिए। तो हाँ, ये कार्रवाई होनी चाहिए, रोग को फैलने से रोकने के लिए उपाय और उसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, तो ये कार्रवाई होनी चाहिए। सेकंड है, XYZ क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ जनसंख्या वाले अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाना चाहिए। तो क्या ऐसे करने से वो रोग खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। रोग कब खत्म होगा? जब उसको जड़ से खत्म किया जाए। जनसंख्या को शिफ्ट करने से क्या रोग खत्म होगा? नहीं होगा। तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है, दूषित जल निकाय का शोधन किया जाना चाहिए। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूषित जल का निकाय का शोधन किया जाएगा तो वो रोग खत्म होगा, क्योंकि वो रोग कहाँ से हो रहा है? तालाब के दूषित जल से हो रहा है। तो ये वाली कार्यवाही भी होनी चाहिए। तो कौन सी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? और जो हमें सेकंड में दे रखी है कि XYZ क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ जनसंख्या वाले अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या बनेगा? केवल कार्रवाई 1 और 3 पालन करती है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें थर्ड में दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, डिवाइड का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ माइनस है, तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान हमें निकालना है। यहाँ हमें दिया है 4, माइनस का मतलब क्या होगा? माइनस का मतलब होगा मल्टीप्लाई 12। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 48। फिर हमें दे रखा है डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा? डिवाइड का मतलब हो जाएगा प्लस। प्लस करना है 16, तो इसको प्लस कर लेते हैं हम, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। यहाँ पर हमने प्लस किया 4, 64 निकल के आया। तो ये पूरा कितना निकल के आया है? यहाँ पर निकल के आया है 64।
अब हमें दे रखा है मल्टीप्लाई 8, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या होगा, डिवाइड, इसको डिवाइड करना है। यहाँ से हमने डिवाइड किया तो कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। 8 में यहाँ पर हमें दे रखा है प्लस, तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का मतलब हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 5 को तो निकल के आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है, बस में यात्रा करते समय आपकी मुलाकात एक महिला से हुई। उसने आपसे कहा, आप मेरी सबसे बड़ी पुत्री की मौसी की सबसे छोटी बहन के पिता हैं। आपका उस महिला से क्या संबंध है। तो उस महिला ने क्या कहा है, आप मेरी सबसे बड़ी पुत्री, तो पहले हमने यहाँ पर महिला बना लिया, महिला की पुत्री, आप मेरी सबसे बड़ी पुत्री की मौसी, तो पुत्री की मौसी कौन होगी, इसकी बहन ही होगी, उस महिला की बहन हो जाएगी। मौसी की सबसे छोटी बहन, तो हो सकता है इसकी एक और छोटी बहन हो, के पिता हैं, तो इसके पिता यहाँ पर हो जाएंगे, इसके पिता। तो आपका उस महिला से क्या संबंध है, तो ये पिता है और ये महिला यहाँ पर है, तो इनका क्या संबंध है, पिता और बेटी का संबंध है। तो ये आदमी कौन हो जाएगा, उसका पिता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 1 में दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से है। क्वेश्चन है, रूपा अपने कार्यालय से 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है। तो पहले कितना चली, 20 मीटर उत्तर की तरफ चली, उसके बाद 50 मीटर पूर्व की ओर चलती है, तो 50 मीटर पूर्व की ओर हो जाएगा। उसके बाद 25 मीटर उत्तर की ओर चलती है, तो फिर से यहाँ पर 25 मीटर उत्तर की तरफ चली। उसके बाद में 50 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, तो 50 मीटर पश्चिम की ओर यहाँ पर हो जाएगा। ये दोनों सेम ही डिस्टेंस पर है। आगे बोला है, वह इस स्थान पर अपनी सहेली के घर उससे मिलने को रुकती है। फिर वह 30 मीटर पूर्व की ओर चलती है, तो वापस से कहाँ पर चलती है, यहाँ से, यहाँ पर है वो अभी, यहाँ से वापस 30 मीटर पूर्व की ओर चलती है, तो इस जगह है, यहाँ पर 20 मीटर बाकी है अभी। आगे देख लेते हैं। आगे बोला है, रूपा का कार्यालय उसकी सहेली के घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो रूपा का कार्यालय कहाँ पर है, यहाँ पर है, उसकी सहेली के घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर है उसकी सहेली का घर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर भी 25 ही होगी। 20 यहाँ पर है और 25 यहाँ पर है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 45 होगी। और यहाँ से किस दिशा में है वो, दक्षिण की दिशा में है उसका ऑफिस, तो इस दिशा में दक्षिण होगा, तो कितना हो जाएगा 45 और दक्षिण, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सेकंड में दे रखा है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में प्रयुक्त आकृति गणनाओं में एक समूह को निरूपित करती है जो सभी समीकरणों के लिए अपरिवर्तनीय है। इसमें शामिल गणनाओं की पहचान कीजिए और उसी आधार पर चौथे समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। यहाँ हमें दिया है 4 और ये आकृति दे रखी है स्टार वाली बीच में, 4 प्लस बना लेते हैं हम इसको, 5 इक्वल हमें दे रखा है 11। तो 5 और 4 से 11 कब आ सकता है वो हमें बताना है। तो जब हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो क्या निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। 20 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 10 निकल के आएगा। 10 में हम क्या करेंगे, +1, तो 11 निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इसका डबल किया, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, फिर इसमें हमने +1 किया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये हो जाएगा 32, डिवाइड करेंगे 2 से तो 16, और 16 में +1 कर देंगे तो 17, और 17 यहाँ पर आ रहा है। इसको देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 9, 18 में डिवाइड करेंगे 2, 9 प्लस कर देंगे 1, 10, यहाँ पर आ रहा है 10। तो यही लॉजिक होगा, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, 18 हो जाएगा, 18 में डिवाइड करना है 2, 9 हो जाएगा, 9 में प्लस करना है 1, 10 हो जाएगा। तो 10 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिखाई दे रहा है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन मिसिंग नंबर से है, हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। इसको मैंने जूम कर दिया है ताकि आपको अक्षर साफ साफ दिखाई दे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 5, 4, 9, 4, 3, अंदर हमें दे रखा है 11। तो इन सभी से हम 11 कैसे ला सकते हैं, अगर हमने 9 प्लस किया 4 प्लस किया 5 तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 हो जाएगा 13, 13 में प्लस करेंगे 5 तो कितना निकल के आएगा, 18 निकल के आ जाएगा।
यहाँ पर आया 18, 18 में से हम कितना लेस करें कि 11 आ जाए, तो 18 में से हमें लेस करना पड़ेगा 7, तो हमारा 11 निकल के आ जाएगा। और ये 7 कहाँ से आया है, 3 + 4 करेंगे तो 7 निकल जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर देख लेते हैं। 6 और 4 कितना होगा, 10, 10 प्लस करेंगे 3, 13, 13 में से कितना लेस करें कि 10 आ जाएगी, तो 3 लेस करेंगे, और 3 कहाँ से आया, 2 + 1 करेंगे तो 3, यहाँ पर हो जाएगा 10। तो दोनों में सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 और 2 कितना होता है, 5, 5 और 1 6, 6 में से यहाँ पर लेस करेंगे 4 और 1 5, निकल के आएगा 1। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह 1 आना चाहिए, और ऑप्शन नंबर हमें 4 1 दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तो फिर से मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहे ऑप्शन, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 40, और चौथा ऑप्शन है 20। तो ये इसके